First of all, good morning. I hope you can see the whiteboard behind me. And today we will be discussing the topic credit creation by commercial banks. Credit creation by commercial banks. As we discussed yesterday, there are many financial institutions in a country. Many financial institutions in a country, and out of those institutions, financial banks commercial banks are those financial institutions which fulfill three characteristics. First, accepting of deposits. Second, lending for the borrowing, means make lending to others, they do borrowings. And third, making investment to earn profit. Now, as we were discussing yesterday, there was a point कि भाई जो बैंक होते हैं, जब हम वहां पर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वी गेट अराउंड 4% रिटर्न, लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वी नीड टू पे एटलीस्ट 12%. सो द डिफरेंस इज जनरली द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम. समझिए यहाँ पर दिस डिफरेंस. मैंने बैंक में गया और मैंने कहा कि भाई मुझे बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, आप मेरा अकाउंट ओपन कर लीजिए. दे विल बी वेरी हैप्पी टू ओपन आवर अकाउंट and they will give us interest between 3% to 4%. Nowadays it is around 3.5%, 3.25%. No big bank is giving you 4%. Okay. और जब मैं एज ए कस्टमर बैंक के पास जाता हूँ कि साहब मुझे जरूरत है, लोन दे दीजिए, तो बैंक जो मिनिमम चार्ज करता है बेटा वो 12% चार्ज करता है. आप फार्मिंग को छोड़ दीजिए, अदर देन फार्मिंग यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन, बैंक विल चार्ज यू एटलीस्ट 12%. बैंक ने मिनिमम 12% आपसे चार्ज करना है. अब यहाँ पर आपने समझना है, आज ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इससे पहले का बैकग्राउंड आपको बताऊंगा. तो हम क्या समझते हैं कि ये बैंक का प्रॉफिट है? नहीं, ये बैंक की इंटरेस्ट इनकम है, ये बैंक की इनकम है, बैंक का प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट कब होगा? जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और मुझे वहां से रिटर्न मिलेगा. बैंक ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है? बैंक ने तो एक इस तरफ से हमें रिटर्न इंटरेस्ट दिया है, उस तरफ इंटरेस्ट लिया है. ऑन बोथ द साइड्स ये हमारा ही तो पैसा है. तो बैंक ने इसमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है. ये बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है. क्या होती है? जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट होता है, वो बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है. बैंक का प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि बैंक ने अपना पैसा, अपना मतलब पैसा तो बैंक का अपना नहीं होता है, लेकिन बैंक ने ये कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है. बोरोइंग को आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं. समझ रहे हैं? बोरोइंग करता है कोई तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है. ओके. अगर इतना क्लियर है तो एक थम्स अप कर दीजिए जल्दी से मुझे. आपके पास टूल बार में होगा रिएक्शन, जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. थैंक यू वेरी मच. तो ये बैंक की इंटरेस्ट इनकम हुई. आज आपने समझना क्या है, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपने नोट भी कर लेना है. ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, इस HDFC, ICICI, SBI, PNB, हाउ डज ऑल दीज बैंक्स वर्क, हाउ डज ऑल दीज बैंक्स मेक मनी, वो पैसा कैसे बनाते हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट कहा है वो पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आरबीआई ने किस तरीके से उन्हें रेगुलेट किया हुआ है. आज हम 4-5 ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 में शुरू होंगे या 9 में शुरू होंगे, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि वो बिग पिक्चर आप अच्छे से समझ जाएं. क्योंकि देखिए, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कंसेप्ट 360 डिग्री आपकी समझ में आना चाहिए. सिर्फ डेफिनेशन के लर्न कर लेने से आप 90% प्लस में नहीं जाएंगे बेटा. कभी भी याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ये सोचा कि मेरे पास बुक है और इसकी डेफिनेशन लिखी है कमर्शियल बैंक की, मैंने डेफिनेशन लर्न कर ली, ऐसे आपके नंबर तो आ जाएंगे 60-70%. लेकिन इफ यू आर एन एस्पायरेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 90%, जिसके बिना कहीं भी काम नहीं चलने वाला है इन फ्यूचर, तो आपको वो कंसेप्ट 360 डिग्री समझना पड़ेगा. और आपको 360 डिग्री समझाने के लिए आज मैं 4-5 नई बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा. आपने पार्टिसिपेट करना है, हेजिटेट नहीं होना है. ठीक है, हम कहां से स्टार्ट करते हैं? मैं इसे इसलिए रफ कर देता हूं. हम स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से
आप या मैं या हम में से कोई भी एक आदमी बैंक में जाता है और ये कहता है कि साहब ये मेरे पास 100 रुपीज है, ये मैं यहाँ डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ये 100 रुपीज है, ये मैं यहाँ पर, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, स्क्रीन आपको साफ साफ दिख रही होगी। ये मेरे पास 100 रुपीज है और मैंने ये 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करने को, बैंक मैनेजर कहेगा बहुत अच्छी बात है, आप ही के लिए हम बैठे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपने कर दिए। अब हमने ये देखना है मैंने 100 रुपीज क्यों लिए हैं, ताकि आप परसेंटेज के पॉइंट से इसे समझ सके। हमने ये देखना है कि बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है वो HDFC है यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, या SBI या PNB है, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है ना, वो इस पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, RBI के रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। देखिए अब हम ये जानते हैं कि जितने भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आप बैंक से पैसा विदड्रॉ भी कर सकते हैं, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं बैंक से। अब आपने मुझे सिर्फ यस या नो में जवाब देना है, मैं किसी से भी पूछ लेता हूं, अगर हम या सभी कस्टमर मिलकर इंडिया के बैंक में 100 रुपीज जमा करते हैं तो हम विदड्रॉल कितना करते होंगे, 100 के 100 का विड्रॉल करते हैं या कम करते हैं, कोई एक आपने मुझे फिगर देनी है, कोई एक रुपीज में बताना है आपने मुझे कि अगर बैंक में टोटल 100 रुपीज डिपॉजिट हैं तो कितने रुपीज विदड्रॉ होते होंगे एक दिन में जनरली, कोई एक फिगर लेनी है मैंने, और ये फिगर लेते हैं हम किससे, जशन से लेते हैं। जशन मुल्तानी अनम्यूट कीजिए बेटा, जशन मुल्तानी अनम्यूट कीजिए। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अगर सपोज कर लीजिए 100 रुपीज बैंक में जमा हो रहे हैं तो लगभग कितने विड्रॉ होते होंगे, एनी अमाउंट कोई भी बता दो। 100 से ज्यादा है बेटा, 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा, ओके थैंक यू। नहीं 100 से ज्यादा विड्रॉ कैसे हो पाएंगे, जब बैंक में ही 100 है तो 100 से ज्यादा विड्रॉ तो नहीं हो पाएंगे। अब हम पूछ लेते हैं सानिया सैनी से, SANIA, सानिया बताइए बेटा, 12th E। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, कितने होते होंगे विड्रॉ? 90, ओके थैंक यू। राज संगम आप बताइए बेटा, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। About 60. About 60, okay. ओके सो चलिए, द पॉइंट इज कि बैंक, ये हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे काम करते हैं। दिस इज अज्यूम दैट 1/3 इज विड्रॉन, 1/3 यानी कि 33 रुपीज जो है वो विड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है। ये बैंक के टोटल डिपॉजिट है, ये विड्रॉल है। विड्रॉल के बाद क्या होगा, आरबीआई बोलता है, दो टर्म होती है CRR एंड SLR। CRR क्या होता है, CRR होता है बेटा कैश, इसे हम डिटेल में बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहां मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये है, आरबीआई ने स्टिपुलेट किया हुआ है, आरबीआई ने बताया हुआ है कि आपके पास जितने भी पैसे आएंगे, आपका मतलब कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी पैसे आएंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। वो बैंक कहीं भी यूज नहीं कर सकता, वो बैंक ना बोरोइंग में यूज कर सकता है, ना इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है, उतना पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। और जनरली दिस इज 20% के आसपास, आजकल ये 21% के आसपास है, यानी कि 100 में से 21 रुपीज जो पैसा हम लोग जमा करते हैं उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। ये क्यों रखना पड़ता है, आरबीआई इस पैसे को यूज करने की परमिशन क्यों नहीं देता, क्योंकि पब्लिक का बैंक में कॉन्फिडेंस बने रहना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, हमने उस तरीके से स्टार्ट नहीं किया, हमारे सिलेबस में नहीं है। बैंकिंग इज ए बिजनेस ऑफ गुडविल, याद रखिए हमेशा
17 या 1686 में सबसे पहला जो बैंक बना था वो स्कॉटलैंड में बना था। और वो कैसे बना था? वहां का एक बहुत रिच पर्सन था, बहुत अमीर आदमी था, लेकिन वो बहुत ईमानदार भी था। लोगों को जब ऐसे होते थे तो सेफ्टी सेक के लिए कि भाई हमारे पास सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, उस आदमी के पास अपने पैसे, उस आदमी के पास या उस पर्सन या उस फर्म के पास अपने पैसे डिपॉजिट करा दिया करते थे। और धीरे धीरे यहीं से बैंकिंग स्टार्ट हो गई। समझ रहे हैं आप? तो बैंकिंग जो है वो प्योर गुडविल है। आज या कल किसी बैंक की गुडविल खराब हो जाती है, अखबार में उसकी खबर लग जाती है कि भाई इसकी गुडविल नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डिपॉजिटर्स की लाइन लग जाती है उस बैंक के ब्रांचेस के बाहर, बाय उसकी गुडविल खत्म हो गई। तो बैंकिंग इज ए बिजनेस ऑफ गुडविल, याद रखिए ये बात हमेशा। तो वो गुडविल पब्लिक में बनी रहे उसके लिए आरबीआई क्या करता है, बोलता है कि हर बैंक को इतना पैसा अपने पास रखना होगा ताकि कभी भी कैसी भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो बैंक टाइड ओवर कर जाए, बैंक उस सिचुएशन से उभर जाए, पार पा जाए उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन को क्रॉस कर ले और उसमें स्ट्रक ऑफ ना हो, फंस ना जाए उस सिचुएशन में, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि एक बार अगर पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो सक्षम, सूदन, रिदम ठाकुर, सुखम प्रीत, यश, मनवीर भट्टी, वीर प्रताप, अमित पाल, स्विच ऑन योर कैमराज। बेटा बार बार कहने की मैंने कोई जॉब नहीं कर रखी, आपने पढ़ना है पढ़ो, अगर अब किसी का कैमरा स्विच ऑफ होगा तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपने जाना है तो आप जा सकते हैं क्लास छोड़ के। ये मैं बार बार पढ़ाता पढ़ाता अपना रिदम खराब नहीं करूंगा कि मैं पढ़ा कुछ रहा हूं फिर मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा यहाँ पे कि बेटा कैमरा स्विच ऑन, कैमरा स्विच ऑन। एक बार बता दिया, आपने सुन लिया, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर दो एक दिन के लिए। मैं बार बार यहाँ चेकिंग थोड़ी ना करूंगा। अरलीन, हर्षिता, मनवीर भट्टी, just unable to understand why you guys switch off cameras regularly. If you have got any problem, you can drop a message कि सर आज मेरी तबीयत खराब है, I cannot switch on the camera। और ये अगर मुझे कल से सब मैसेज करने लगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया है कि इन केस ऑफ किसी मेरे पास कोई मैसेज आ जाता है तो आई डू अलाउ दैट पर्सन टू स्विच ऑफ द कैमरा। बिल्कुल रिदम खराब मत किया करो पढ़ाई की बेटा। देखिए तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फिर जैसे आरबीआई ये बोलता है, जैसे आरबीआई ये बोलता है कि आपको बैंक को अपने पास, मैंने यहाँ पे बैंक को एक पर्सन मान के हिज सेल्फ लिख दिया, बैंक को अपने पास पैसा रखना होता है। ऐसे ही बैंक को आरबीआई के पास भी पैसा जमा करना पड़ता है। उसे बोलते हैं स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो का क्या मतलब है? आरबीआई बोलता है कि जैसे आप लोग के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। आरबीआई सब बैंक से कुछ सर्टेन परसेंटेज पैसा क्यों लेता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सपोज कर लीजिए ये हुआ 4 रुपीज, तो इतना पैसा तो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया ना भाई। ये पैसा बैंक इसलिए रखता है कि कस्टमर विड्रॉल करेंगे। ये पैसा बैंक को अपने पास इसलिए रखना पड़ता है, आरबीआई ने कहा है उसकी गुडविल बनी रहेगी। ये पैसा उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो ये सब मिलकर कितना हुआ जरा देखिए आप लोग, टेल मी द अमाउंट कितना हुआ है? 33, 21, 4, 25 एंड 33, 58। 58 रुपीज जो हैं बैंक के पास जितने भी पैसे जमा होते हैं उसमें से 58 रुपीज बैंक अपने पास अलग से रखता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि इस पैसे का तो बैंक यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो एक थम्स अप दे दीजिए मुझे जल्दी से बेटा। इतना अगर आपको क्लियर है तो यू नीड टू गिव मी अ थम्स अप वेरी फास्ट, देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड। देख रहा हूं मैं यहाँ पे साइड में, पता लग जाता है किसने किया है किसने नहीं किया है। अंशिका, अंतरिक्ष, शर्लीन, पवनजोत, चलिए थैंक यू। यानी कि इतना क्लियर है सभी को। अब बैंक के पास कितना पैसा बचता है? जितना पैसा बैंक
पास बचा है 100 माइनस 58 करेंगे 42 हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन पर हम बात कर रहे हैं। यस प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। आई हैव गॉट वन क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरा डाउट था कि सर जैसे सीआरआर आरबीआई ने कहा कि 21% होना चाहिए, तो सर आरबीआई ने विड्रॉल देखकर ही बोला होगा, तो विड्रॉल तो 33 है, तो आरबीआई ने तो एस्टिमेट लगाया होगा कि इस विड्रॉल लिमिट का इस सीआरआर से कोई मतलब नहीं है। सीआरआर इज जनरली 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये तो गुडविल मेंटेन करने के लिए है, ये विड्रॉल को कंपनसेट करने के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये पैसा अगर आरबीआई, क्योंकि देखिए ये पैसा भी तो बैंक के पास ही है भाई। अभी 100 आया तो ये 3300 का पार्ट है, तो पैसा तो ये बैंक के पास है। बैंक ने किसी को बोरोइंग थोड़ी दिया कि उसे कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे भी 33 करेगा। ये पैसा भी तो बैंक की पॉकेट में है, ये पैसा भी बैंक की पॉकेट में है। क्या समझे आप? यानी कि हम कह सकते हैं कि अराउंड 50% जो है वो पैसा हर वक्त बैंक के पास अवेलेबल रहता है। इसे अगर आप टोटल करोगे इसका तो 54 हुआ ना, 4% बैंक आरबीआई के पास है। तो अराउंड वी कैन से 60% पैसा जो है वो हमेशा जितना भी बैंक में डिपॉजिट होता है वो बैंक के पास रहता है। ये जो विड्रॉल करते हैं 33, तो नेक्स्ट डे 100 डिपॉजिट भी तो हो जाता है ना, समझ रहे हैं? और सर 33 कंपल्सरी तो नहीं कि 33 होना चाहिए विड्रॉल? ये अप्रोक्सीमेट होता है। ये सभी फिगर्स 1-2%, 4% के हिसाब से डिपॉजिट को देखकर और इकोनॉमी की सिचुएशन को देख के आरबीआई चेंज करता रहता है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से बैंक का पैसा यूटिलाइज होता है हमारी इकोनॉमी में। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करता है, आरबीआई कैसे उस पैसे को यूटिलाइज करता है, किस लिए? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बैंक कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये समझना है हमने। यहाँ से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको समझा रहा हूँ, ये बुक में नहीं है। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? कोई और क्वेश्चन है बेटा किसी का? चलिए, अब बैंक के पास बचते हैं। आई होप यू कैन सी दिस। यस, आई थिंक इट इज विजिबल। स्टिल लेट मी चेक वंस। अब देखिए बैंक के पास कितने पैसा बचता है बेटा? बैंक के पास बचता है 42 रुपीज। अब इस 42 रुपीज में बैंक ने दो काम करने हैं, आप समझ रहे हैं ना। 100 रुपीज हमने डिपॉजिट किए, 58 का यूटिलाइजेशन हुआ, 42 बचता है इस 100 में से 100 माइनस 58 करके। अब बैंक को दो काम करने हैं। बैंक को बोरोइंग भी करनी है और बैंक को इन्वेस्टमेंट भी करना है। अब इन 42 रुपीज में से बोरोइंग की जाएगी। बोरोइंग का मतलब यहाँ पे लैंडिंग से है। बोरोइंग हम लोग करेंगे, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे? लैंडिंग करेंगे, वो लोन देंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अब यहाँ पे आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है? सभी बैंक्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लोन देना पड़ेगा, फर्म्स को भी लोन देना पड़ेगा, हाउस होल्ड्स को भी लोन देना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी लोन देना पड़ेगा, स्मॉल बिजनेसेस को भी लोन देना पड़ेगा। पहला रूल तो ये है, कोई बैंक ये नहीं कह सकता कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लोन नहीं देंगे कि साहब ये तो एग्रीकल्चर वाले हैं, ये तो पैसा देर से करते हैं जमा, या ये पैसा देर से जमा करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, या इनके पास तो हमें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ता है। यू कैन नॉट मेक एनी एक्सक्यूज। व्हाटएवर योर लैंडिंग कैपिटल इज 42, सारा का सारा नहीं है, उधर इन्वेस्टमेंट भी करना है। इसमें से बैंक डिसाइड करेगा। अब जितना भी आपका लैंडिंग कैपिटल है, मैं बोरोइंग हटा देता हूं, कंफ्यूजिंग हो जाता है। जितना भी आपका लैंडिंग कैपिटल है, इस लैंडिंग कैपिटल में से आप एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लोन देंगे, फर्म्स को भी लोन देंगे, हाउस होल्ड्स को भी लोन देंगे, स्टूडेंट्स को भी लोन देंगे। जैसे स्टडी लोन ले लिया आपने, है ना, हाउस होल्ड में पर्सनल लोन ले लिया,
फर्म्स ने बिजनेस लोन लिया। एग्रीकल्चर, अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर फैमिली से है तो आप लोगों को पता होगा कि एक स्मार्ट कार्ड बना होता है, डेबिट कार्ड, उसे पता नहीं पंजाब में क्या बोलते हैं, लेकिन वो सभी के यहाँ बना होता है। तो ये सब चीजें होती हैं और बैंक्स को इन सभी को लोन देना पड़ता है। दिस इज काइंड ऑफ कंपलसरी। ओके, देखिए अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट के भी कुछ रूल बने हुए हैं। यहाँ पर आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट के भी कुछ रूल बनाए हुए हैं। क्यों ये रूल क्यों बनाए, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ, आई होप आपको पता होगा। अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज आई थी हर्षद मेहता की लाइफ पर, और अभी अभिषेक बच्चन की भी एक मूवी आई है शायद बिग बुल के नाम से। हर्षद मेहता के नाम से एक सीरीज आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो बहुत हिट हुई थी, आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, देख लीजिएगा, अच्छी है बहुत। उसमें शायद 10 सीरियल्स हैं उसके वेब सीरीज में, और एक बिग बुल के नाम से मूवी भी आई है अभिषेक बच्चन की। दोनों का सेम टॉपिक है। 1994 में इंडिया में एक स्टॉक ब्रोकर था, उसका नाम था हर्षद मेहता। उस हर्षद मेहता ने बैंक की इन्वेस्टमेंट लिमिट ना होने की वजह से इंडिया में जो छोटे छोटे बैंक थे उन्हें एक्सप्लॉइट किया और उनके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर खुद इनकम जनरेट कर ली। खुद वो करोड़पति 4-5-6 हजार करोड़ रुपए उसने कमा लिए। लेकिन जब स्टॉक मार्केट नीचे बैठने लगा तो बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो सब पैसा नीचे बैठ गया और बैंक जो थे वो लॉस में आ गए। बाद में आरबीआई को उन सभी बैंक्स को कंपनसेट करना पड़ा, लेकिन कंपनसेट करने के बाद आरबीआई ने रूल बना दिया कि कोई भी कमर्शियल बैंक है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अपनी मर्जी से अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा जमा होता है वो उसका इन्वेस्टमेंट कहां पर करेंगे ये आरबीआई उन्हें बताता है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो प्राइवेट बॉन्ड्स में, जिन्हें आप लोग डिबेंचर बोलते हो, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ फॉरेन सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इनमें से हर फील्ड में वो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका मतलब कमर्शियल बैंक्स, वो आरबीआई डिसाइड करता है। और आरबीआई हर 3 महीने के बाद, अब आरबीआई से चेक कैसे करेगा? आरबीआई हर 3 महीने के बाद क्या करता है बेटा, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका ऑडिट करता है। और ऑडिट साल के लास्ट में तो करता ही करता है, बीच में क्वार्टरली ऑडिट भी करता है। एंड उस ऑडिट के बेस पर देख लेता है कि किसी ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम नहीं किया है। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए पहले, यहां तक एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? बेटा देख लीजिए, इसका फोटो तो मैं आपको भेज ही दूंगा। ये मैंने आपको आज बैकग्राउंड बताया है कि कोई भी कमर्शियल बैंक इंडिया का कैसे काम करता है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मुस्कान। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर ऑडिट का क्या मीनिंग होता है? ऑडिट का मीनिंग होता है जांच पड़ताल। अगर आप कॉमर्स में हैं तो कॉमर्स में एक स्ट्रीम होती है सीए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, वो एडिडास है, नाइकी है, या टाटा है, बिरला है, अंबानी है, गूगल है, एप्पल है, एक जितने भी ये बिजनेसेस हैं उन सबको अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनवानी पड़ती है, सीए बनाता है। और बैलेंस शीट बनाने के बाद वो बैलेंस शीट सही है या नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसे ऑडिटर चेक करता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो थर्ड पार्टी होता है। समझ रहे हैं? जैसे आप लोगों का भी ऑडिट होता है, आप लोगों का ऑडिट होने वाला है, आप लोगों का ऑडिट कौन करेगा बताइए, गैस कीजिए, हु विल ऑडिट? आप लोगों का ऑडिट कौन करेगा, जल्दी से बताइए, आप सबको पता होना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट हु विल ऑडिट यू। यस प्लीज, एनीबॉडी एल्स? एक मिनट देख लेते हैं इफ एनीबॉडी एल्स इज आंसरिंग। कौन करेगा आप लोगों का ऑडिट बताइए, चलिए टेक अनम्यूट।
सर एग्जाम्स। जो आपके ईयर एंड एग्जामिनेशन होंगे, जब सीबीएसई के बोर्ड आप एग्जाम देंगे तो वो आपका ऑडिट है। वो ऑडिट कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी कर रही है। आप फर्स्ट पार्टी है, स्कूल सेकंड पार्टी है, बाहर से एक एजेंसी आ रही है सीबीएसई, वो उसने सिलेबस बता दिया है, उस सिलेबस को अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा गया है, फिर वो चेक करती है कि आपने क्या पढ़ाई की है, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं, मार्कशीट मिलती है। ठीक ऐसे ही जब कंपनीज बिजनेस करती हैं तो उन्होंने कैसा बिजनेस किया है, क्योंकि बैलेंस शीट तो उन्हीं के लोगों ने बनाई है ना, उन्होंने इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, उसे चेक करने के लिए कंपलसरी होता है कि वो ऑडिट करें, और ऑडिट का काम भी सीए करता है। ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक होते हैं, आरबीआई उनका ऑडिट करती है। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन फॉर टुडे? Any other question? You can raise your hand. I am not seeing any hand, means whatever we have discussed you have understood. Thank you very much for this and be regular in your classes. मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, बार बार कुछ बच्चे नए आ जाते हैं। आपकी अटेंडेंस मेंटेन होती है बेटा, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो जो हमारी थर्ड पार्टी ऑडिट है वो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मेंटेन योर अटेंडेंस, बी रेगुलर। कल हमने क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिस्कस करना है, तो आई होप कि कल से पहले उसे एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। Okay, thank you very much for joining this class. Have a nice day. Bye.